हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की 5th यूनिट के बारे में, जिसमें हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस में कंडक्टोमेट्री की। तो आज इस वीडियो में हम आज कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं डिटेल के अंदर। सो इससे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन से आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस जो है, इसके अंदर हम आज दो तरह की टाइट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज फर्स्ट टाइट्रेशन पढ़ेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरी हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो सबसे पहले हम इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एंड पॉइंट का डिटर्मिनेशन जब हम करते हैं टाइट्रेशन में कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स के द्वारा, तो उस टाइट्रेशन को हम बोलते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो जब ये टाइट्रेशन होती है तो तब जो कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो चेंज जो है वो होती है, जिसकी वजह से जो मोबिलिटी और जो चार्ज होता है आयंस का, वो भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो जब इसमें बेसिकली यही बताया गया है कि जो कंडक्टिविटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, वो इसके अंदर चेंज होती रहती है, जिसकी वजह से जो आयंस होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट, उसका चार्ज भी चेंज होता रहता है और मोबिलिटी भी जो है वो चेंज होती रहती है कंडक्टिविटी की वजह से। उसके बाद में जब एंड पॉइंट होता है टाइट्रेशन का, तो उस एंड पॉइंट पे जो है शार्प चेंज आ जाता है कंडक्टिविटी में सॉल्यूशन की, जिससे कि हम जो है ग्राफ में भी इंटरसेक्शन से जो है इसको दर्शाते हैं। इंटरसेक्शन हो जाता है लाइंस का जब हम ग्राफ जो है ड्रॉ करते हैं कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड के बीच में। तो ये जो है इसका पूरा प्रिंसिपल होता है। इसके बाद में हम जो है टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे अपैरेटस कौन कौन से इसमें रिक्वायर होते हैं, प्रोसीजर जो है वो नॉर्मली क्या होता है। तो एक जो है इसमें टाइट्रेशन वेसल जैसे कि बीकर की ज़रूरत पड़ती है, और एक स्टिरर चाहिए होता है मिक्सिंग के लिए, एक ऑटोमेटिक या मैनुअल ब्यूरेट चाहिए होती है टाइट्रेंट के लिए जो सफिशेंटली, और कंडक्टिविटी मीटर की ज़रूरत पड़ती है कंडक्टिविटी सेल के साथ में, जिसमें हम यूज़ करते हैं प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, जिसको हम यूज़ करते हैं कंडक्टिविटी मेजरमेंट्स लेने के लिए। इसके बाद में प्रोसीजर है इसका कि हम टाइट्रेंट लेते हैं, उसको हम स्मॉल इंक्रीमेंट्स में जो है ऐड करते रहते हैं सॉल्यूशन के अंदर और उसको मिक्स करते रहते हैं। उसके बाद में कंडक्टिविटी रीडिंग्स जो है वो ली जाती है, और इसमें कई रीडिंग्स जो है वो एंड पहले ली जाती है और एंड पॉइंट आने के बाद में भी ली जाती है कंडक्टिविटी की। इसके बाद में एक ग्राफ जो है वो बनाया जाता है कंडक्टिविटी वर्सेस कि कितना वॉल्यूम जो है वो टाइट्रेंट का लिया गया है। तो इन दोनों के बीच में ग्राफ जो है वो बनाया जाता है, और जहाँ पे जो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करती है उसको जो है वो फाइंड किया जाता है। तो जो इंटरसेक्शन होता है वो करस्पॉन्ड करता है एंड पॉइंट से, या फिर वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट कितना रिक्वायर होता है रिएक्टेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए टाइट्रेशन वेसल में। तो ये थी इसका प्रोसीजर। इसके बाद में हम अब टाइट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। तो जनरली हम जो है वो 5-6 तरीके की जो है टाइट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है एसिड बेस टाइट्रेशन, सेकंड है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट टाइट्रेशन, फोर्थ है रिडॉक्स टाइट्रेशन, फिफ्थ है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, और सिक्स्थ है नॉन एक्वस टाइट्रेशंस। तो इस वीडियो में हम आज दो तरह की टाइट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट है एसिड बेस टाइट्रेशन और दूसरी है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तो फर्स्ट एसिड बेस टाइट्रेशन जो होती है, इसको भी जो है वो 4-5 तरीकों में बांटा गया है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में, जिसमें हम जो दोनों लेंगे चीज़ें टाइट्रेंट और टाइट्रेट, तो वो दोनों ही जो है हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे HCl और स्ट्रॉन्ग बेस हम लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये जो है फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड और वाटर। तो जब अब हम इसको जो है ग्राफ से समझेंगे। सबसे पहले ये बहुत ज़्यादा इजी है। जब हम ग्राफ से देखते हैं कि पहले जो है HCl होता है, तो HCl में जो H+ होता है उसकी वजह से सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होती है वो जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, इनिशियल कंडक्टिविटी। तो जब हम जैसे ही NaOH जो है उसको हम उसके अंदर जब हम फ्लो कराते हैं, उसके अंदर हम ऐड करते हैं,
तो जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती जाती है। वो इस वजह से क्योंकि जो Na+ होता है क्योंकि जो OH होता है NaOH में से वो जो है H+ के साथ में मिलके वाटर फॉर्म करता है, जिसकी वजह से जो H+ होता है वो कम होता जाता है सॉल्यूशन के अंदर। तो इस वजह से जो कंडक्टिविटी होती है उस सॉल्यूशन की वो कम होती जाती है, जो कि जो ग्राफ में लाइन है उसकी वो जो है हमें दिखाती है कि धीरे धीरे जो है वो नीचे लाइन जो है वो होती जाती है, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है वो कम होती जाती है जैसे ही हम NaOH जो है वो ऐड करते जाते हैं। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जब सारे जो NaOH- आयंस होते हैं वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं सारे H+ आयंस को HCl के। उसके बाद में क्या होता है, जब सारे HCl आयंस जो है वो इसके साथ में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, उसके बाद में जब हम NaOH ऐड करते हैं तो वापस से जो कंडक्टिविटी होती है वो इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि OH- आयंस जो होते हैं उसकी वजह से कंडक्टिविटी जो है वो वापस से बढ़ने लग जाती है। तो ग्राफ में जो सेकंड लाइन है वो इसको जो है वो दर्शाती है, और इनके बीच का जो इंटरसेक्ट होता है वो एंड पॉइंट को जो है वो दर्शाता है। तो इसमें जो है यही सब लिखा हुआ है कि पहले जो कंडक्टिविटी होती है HCl की वजह से वो ज़्यादा होती है, लेकिन फिर NaOH को ऐड करने की वजह से कम होती जाती है, क्योंकि इसमें वाटर फॉर्म हो जाता है। इसके बाद में वापस से जो है जब HCl आयंस सारे रिएक्ट कर जाते हैं NaOH से, तो उसके बाद में वापस से जो है वो बढ़ने लग जाती है कंडक्टिविटी NaOH के वजह से। तो ये था स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में। तो इसमें हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे HCl और वीक बेस हम इसमें ले रहे हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों जो है मिलके फॉर्म करते हैं अमोनियम क्लोराइड और H2O। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, हम HCl जो है बीकर में लेते हैं एज अ टाइट्रेट, जिसकी इनिशियल कंडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा होती है H+ आयंस की वजह से। उसके बाद में जैसे ही हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एज अ टाइट्रेंट ऐड करते जाते हैं, तो वो जो है वो रिएक्ट करके प्रोड्यूस करता है वाटर, और नंबर ऑफ़ H+ जो है कम होने की वजह से कंडक्टिविटी जो है वो कम होती जाती है हर एडिशन के साथ में। उसके बाद में जब एंड पॉइंट आ जाता है तो जो सारे H+ आयंस होते हैं वो रिएक्ट कर चुके होते हैं, लेकिन इस बार क्या होता है जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड फर्दर इसमें ऐड करते हैं तो उसकी वजह से कोई भी चेंज नहीं आता है हमारी कंडक्टिविटी में, जो कि कांस्टेंट रहती है। तो इस वजह से जो ग्राफ है उसमें जो सेकेंड लाइन है वो कांस्टेंट ही रहती है, वो सीधी जो है वो ड्रॉ की जाती है। इसके बाद में है नेक्स्ट टाइट्रेशन। इसके बाद में नेक्स्ट टाइट्रेशन है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में। तो इसमें हम वीक एसिड लेते हैं एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस हम लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिटिक एसिड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है सोडियम एसिटेट और H2O। तो जब हम एसिटिक एसिड जो है बीकर में लेते हैं एज अ टाइट्रेट, तो इसकी जो इनिशियल कंडक्टिविटी होती है वो इसमें लो होती है, क्योंकि ये वीक एसिड होता है और ये डिसोसिएट नहीं होता है H+ आयंस के अंदर। तो इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी जो है वो पहले कम होती है। लेकिन जब हम इसमें NaOH जो है वो ऐड करते हैं एज अ टाइट्रेंट, तो सोडियम एसिटेट की फॉर्मेशन जो है वो फॉर्मेशन होता है इसका, तो जिसकी वजह से इसमें जो कंडक्टिविटी होती है उसमें थोड़ी सी जो है बढ़ोतरी होती है जब एंड पॉइंट आ जाता है। उसके बाद में जब एंड पॉइंट आ जाता है उसके बाद में हम फर्दर जब NaOH का एडिशन करते हैं तो उससे जो है कंडक्टिविटी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इसमें OH आयंस जो है वो इंक्रीज़ होने लग जाते हैं। तो जिसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है वो भी तेज़ी से इसमें बढ़ने लग जाती है, जो कि ग्राफ में जो है हम समझ सकते हैं कि पहली लाइन जो है तो तब जो है वो धीरे धीरे कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद में जब NaOH जो है वो बढ़ने लग जाता है, उसका एडिशन होने लग जाता है, तो जो कंडक्टिविटी है वो भी तेज़ी से बढ़ने लग जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइट्रेशन है वीक एसिड वर्सेस वीक बेस के बीच में। इसमें जो है हम लेते हैं वीक एसिड एसिटिक एसिड, और वीक बेस हम लेते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं अमोनियम एसिटेट और ये बनाते हैं वाटर। तो जब एसिटिक एसिड जो है वो बीकर में हम सबसे पहले लेते हैं एज अ टाइट्रेट, तो इसकी जो इनिशियल कंडक्टिविटी है वो लो रहती है, क्योंकि इसमें जो H+ आयंस है वो टूटते नहीं हैं।
लेकिन फिर जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें ऐड करते हैं एज अ टाइट्रेंट, तो ये जो है वो फॉर्मेशन करता है अमोनियम एसीटेट सॉल्ट का, तो जिसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बेटर होती है दोनों सब्सटेंसेस के मुकाबले। तो इसलिए जो कंडक्टिविटी है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे इसमें इंक्रीज़ हो जाती है जैसे ही हम ऐड करते जाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद में जब एंड पॉइंट आता है तो जब सारे एसिटिक एसिड आयंस जो हैं वो रिएक्ट कर जाते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के ऐड होने की वजह से, तो जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है। उसके बाद में क्या होता है, एंड पॉइंट के बाद में जो प्लेट्यू है वो हमें मिल जाता है ग्राफ में, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है इसके बाद में वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो टूटता नहीं है OH माइनस आयंस के अंदर, तो जो उसकी कंडक्टिविटी है वो भी इसमें बढ़ती नहीं है। तो वैसे ही हम फर्स्ट पार्ट में देख सकते हैं, जो फर्स्ट लाइन है उसमें दिखाया जा रहा है कि जो कंडक्टिविटी है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है जैसे ही हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इसमें ऐड करते जाते हैं। लेकिन उसके बाद में एंड पॉइंट जब आ जाता है उसके बाद में इसकी जो कंडक्टिविटी है वो ना तो बढ़ती है और ना ही कम होती है, तो ऐसे ही जो है इसकी कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहती है। इसके बाद में नेक्स्ट टाइट्रेशन हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के बारे में। तो ये जो टाइट्रेशंस होती है वो एक्यूरेट नहीं होती है जितनी एक्यूरेट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन होती है, क्योंकि इसमें जो है स्लो प्रेसिपिटेशन होता है और जो सॉल्यूट्स होते हैं उनका भी एड्जॉर्प्शन हो जाता है प्रेसिपिटेट्स के ऊपर, तो इसलिए जो है इसमें इतना एक्यूरेट जो है वो नहीं होती है ये। तो इस टाइट्रेशन के अंदर क्या होता है, या इसमें हम दो केस जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला केस होगा कि जब एक ही प्रोडक्ट जो है वो हम एज अ प्रेसिपिटेट लेंगे, और दूसरे केस में हम क्या करेंगे, दोनों ही जो प्रोडक्ट्स होंगे उसको हम यूज़ करेंगे एज अ प्रेसिपिटेट। तो फर्स्ट केस के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे जिसमें हम एक ही प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेट लेते हैं। तो इसके अंदर हम दो लेते हैं, जैसे फर्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड और दूसरा हम लेंगे सिल्वर नाइट्रेट। तो जब हम इन दोनों की जो है टाइट्रेशन करवाते हैं तो फॉर्म होता है सिल्वर क्लोराइड और KNO3। तो जब सबसे पहले हम बीकर में जो है पोटेशियम क्लोराइड लेंगे और हम AgNO3 को एज अ टाइट्रेंट लेंगे, तो जैसे ही हम जो है वो AgNO3 जो टाइट्रेंट होता है उसको हम ऐड करते हैं तो जो कंडक्टिविटी होती है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है, तो जैसी कि तैसी कंडक्टिविटी जो है वो रहती है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ जो है वो रिप्लेसमेंट होता है क्लोराइड आयंस का नाइट्रेट आयंस के साथ में। तो जैसे ही सिल्वर क्लोराइड जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाता है तो वो जो है कंडक्टिविटी में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। उसके बाद में हम अगर सेकेंड पार्ट की बात करें कर्व के, जब एंड पॉइंट आ जाता है उसके बाद की बात करें तो जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होने लग जाती है, क्योंकि जो सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस होते हैं इनकी जब कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाती है तो उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी है एंड पॉइंट के बाद में वो भी इंक्रीज होने लग जाती है। तो ये जो है वो फर्स्ट का होता है, फर्स्ट केस का। उसके बाद में हम नेक्स्ट केस की बात करें कि जब दोनों ही हम जो है प्रेसिपिटेट्स लेते हैं जो कि स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं, तब क्या होता है, तो इसमें हम लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट और दूसरा हम लेंगे इसमें बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो ये जो है वो फॉर्म करते हैं बेरियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हम मैग्नीशियम सल्फेट को एज अ टाइट्रेट लेते हैं और बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम लेते हैं एज अ टाइट्रेंट, तो दोनों जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं दोनों कंडक्टिविटी में सॉल्यूशन की। तो फर्स्ट पार्ट जो कर्व का है वो शो करता है कि जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती जाती है जैसे ही कंडक्टिंग आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो कम होती जाती है। तो यहाँ पे जो कंडक्टिंग आयंस है वो है MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट। तो जैसे ही हम इसके अंदर बेरियम हाइड्रोक्साइड का ऐड करते जाते हैं वैसे ही इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कम होती जाती है, जो कि फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया है कर्व के। उसके बाद में हम सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो इसके अंदर जो कंडक्टिविटी होती है एंड पॉइंट के बाद में वो बढ़ने लग जाती है, क्योंकि जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होते हैं कंडक्टिंग आयंस वो जो है वो उनका एडिशन होने लग जाता है। जब मैग्नीशियम सल्फेट सारे जो है वो रिएक्ट कर जाते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, उसके बाद में जब एंड पॉइंट आ जाता है उसके बाद जब हम फर्दर ऐड करते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड को ब्यूरेट से, तो तब जो है वो कंडक्टिविटी वापस से इंक्रीज होने लग जाती है, जो कि ग्राफ में जो है वो दिखाया गया है।
सो गाइज ये थे दोनों तरह के टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन और प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। और अगले पार्ट में हम जो है बाकी के टाइट्रेशंस के बारे में बात करेंगे। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माई न्यू वीडियोज़।